नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। हरियाणा की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर तो वहीं महोत्सव के समापन कार्यक्रम में 2100 स्कूली बच्चों से सरस्वती वंदना का कार्यक्रम तय था, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम को कुछ छोटा कर दिया गया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की पहल है। हालांकि समारोह से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि यह दिन हमारे लिए चौगुनी ऊर्जा लेकर के ये आया है और हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी ओर हम सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के संकल्प को भी आज हम दोहरा रहे हैं। साथियों, आज ही पूरा देश, हम सबको गर्व है कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में आज मना रहा है। साथियों, आज हमारे लिए और भी गर्व का दिन है कि आज किसानों के मसीहा दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की भी जयंती आज ही है। और साथियों, आज इस पावन धरती पर हम खड़े हैं, आज कुरुक्षेत्र में इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी नागरिकों के बीच में आज इस पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि इस कुरुक्षेत्र का भी आज 23 जनवरी 1973 को ये कुरुक्षेत्र भी अलग अस्तित्व में करनाल से निकल करके ये आया है। साथियों, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, वेदों में अंबी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती स्वरूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति की गई है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था, उनकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहाँ और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहाँ आप सबको समर्पित हुए हैं।
साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी जैसे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के गंभीर प्रयास गति से हो रहे हैं। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं, जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हित में फैसले भी लेती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल सीईटी 2025 के तहत अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण कई योग्य युवाओं को नुकसान हुआ, जिन्हें न्याय देना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संत कबीर कुटीर में उनसे कई युवा मिले थे और उनकी बातों को गंभीरता से भी सुना गया। सरकार ने समान अवसर देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। युवा विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते रहे हैं और हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के काफी प्रदेश के युवा मुझे संत कबीर कुटीर पर आकर के वो मिलते रहे हैं और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति आखिरकार कर दी है। पार्टी ने मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पंचकुला मेयर चुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर को प्रभारी बनाया गया। अंबाला मेयर चुनाव की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता को दी गई है। सोनीपत मेयर चुनाव में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और हिसार जिला प्रभारी जवाहर सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं रेवाड़ी नगर परिषद के लिए राज्य मंत्री गौरव गौतम और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, ओकलाना नगर पालिका के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और बीजेपी सचिव सुरेंद्र आर्या तथा धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए राज्य मंत्री राजेश नागर और जिला प्रभारी कमल यादव को प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर
अंबाला छावनी के आपको बता दें कि सुभाष पार्क में तेज हवाओं व बारिश में नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 12 फुट ऊंची प्रतिमा के समक्ष सैन्य अंदाज में सैल्यूट किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी अमर रहे के नारे भी लगाए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज का कहना है कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उनके नाम से हमने यहां अंबाला छावनी में सुभाष पार्क बनवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर वर्ष की तरह जब से ये पार्क बना है, जब से यहाँ नेताजी विराजमान हुए हैं, यहाँ अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और उनके नाम से हमने यहाँ पर पार्क भी बनवाया है। आज हम अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए हर साल की तरह जब से ये पार्क बना है, जब से यहाँ पर नेताजी विराजमान हैं, हम हर साल अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। पानीपत में पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली ने आरएलडी का दामन थाम लिया है। आरएलडी का संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने रविंद्र मछरौली को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो वहीं नरेंद्र चिकारा को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि आने वाले समय में वे हरियाणा में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले सभी चुनावों में भी भाग लेंगे। चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलते हुए हरियाणा में एक बड़ा संगठन खड़ा किया जाएगा। आरएलडी 2029 में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी। सबसे पहले तो अपने सभी हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से, रविंद्र मछरौली की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और जो हमारे आरएलडी के हमारे जयंत चौधरी जी ने हमारे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी की दी है हरियाणा के अंदर, और हमारे त्यागी जी जो हमारे पदाधिकारी भी हैं और पार्टी के जिम्मेवार आदमी भी हैं, तो हमारे को हरियाणा की जो जिम्मेवारी दी है, तो हम चौधरी चरण सिंह की नीतियों पे, चौधरी जयंत जी की नीतियों पे, जब हर हलके में, हर गांव-गांव जाकर, हर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हम आरएलडी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जयंत चौधरी के बारे में, अपने युवाओं को, अपने किसानों को, गरीब मजदूरों को, हर व्यक्ति तक आवाज़ पहुँचाएंगे और बताने का काम करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 2029 में हरियाणा के अंदर जब चुनाव होंगे तो आरएलडी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी होगी, जिसका मुकाबला होगा तो हरियाणा में आरएलडी पार्टी से। आज रविंद्र मछरौली जी को हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनाया, और ये इसलिए कि हरियाणा में नौजवानों के नेता हैं, ये किसानों के नेता हैं, इनके साथ सब लोग हैं, और अभी तक एक विधानसभा क्षेत्र में, एक एरिया में काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश में काम करेंगे। और इनमें हरियाणा में लोकदल के लिए बहुत संभावना है। ये चौधरी चरण सिंह जी की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी का यहाँ राज रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित भव्य श्री राम कथा महोत्सव और उससे जुड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा ने केवल धार्मिक आस्था और भक्ति का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि ये आयोजन देश भर के लिए एक उदाहरण भी बन गया कि अगर प्रशासन की नियत, नेतृत्व और तैयारी सटीक हो तो किसी भी बड़े और भावनात्मक कार्यक्रम को बेहद सहज और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। तो वहीं इस पूरे आयोजन में महेंद्रगढ़ जिला पुलिस सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी रही। बता दें कि श्री राम कथा के शुभारंभ अवसर पर निकली शोभा यात्रा लगभग 7 किलोमीटर लंबे मार्ग से होकर गुजरी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो कलश यात्रा निकाली गई थी उसमें नारनौल जिला के सभी पुलिस बल मौजूद थे और हमने शांतिपूर्वक यह यात्रा संपन्न करवाई है। और जो राम कथा का आयोजन किया जाएगा उसके लिए भी हमने 3 कंपनियां बाहर जिले दूसरे जिलों से मंगाई हुई है और 8 कंपनियां हमारे नारनौल जिले की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए गए हैं, जो इसको सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
पीसफुली रामकथा का भी आयोजन पीसफुली करवाया जाएगा। यमुनानगर में तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें, आमादलपुर रोड स्थित रघु गांव में सरस्वती प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी करीब 110 फीट ऊंची लोहे की चिमनी अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। चिमनी गिरते समय जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त चिमनी के नीचे 6 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन सभी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फैक्ट्री मैनेजर जसविंदर कुमार के अनुसार चिमनी 3 साल पहले लगाई गई थी और इसकी निगरानी से फैक्ट्री को करीब 15 लाख रुपए का नुकसान जो है वो इसके गिरने से फैक्ट्री को हुआ है। जैसे जी सुबह हम यहाँ पे आए, फैक्ट्री में चल रही थी, रेगुलर बेस पे काम चल ही रहा था, तो एकदम अचानक से एक धमाके की आवाज़ ही लगी। हमारे को पता लगा, तो जो बॉयलर टेंडर था वो बताने गया हमारे को कि सर ऐसे करके बात हो गया। जब आके देखा हमने तो हमारी जो चिमनी है वो नीचे गिरी थी। तो वही जो सुबह से तेज आंधी तूफान जो चल रहा है, बारिश के कारण जैसे हवा तेज आई है और एकदम ही गिरा गया। कोई जान नहीं, कोई जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ सर। तो कितनी पुरानी चिमनी है तकरीबन? चिमनी है जी हमारी 2 से 3 साल पुरानी चिमनी, भी चेंज की थी, नई चिमनी लगाई थी हमने। गिरने से नुकसान तो होगा जी मेरे ख्याल से, तो एस्टिमेट कल पता लगेगा, है तो बता नहीं सकते कितना का नुकसान होगा। लगभग तो होगा जी मेरे ख्याल से 15 के लाख के आसपास हो ही गया होगा। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? प्लाईवुड की फैक्ट्री है। कितने काम कर रहे थे? हाँ जी, कितने लोग काम कर रहे थे? अब इसके पास जो आसपास थे 5-6 लोग काम कर रहे थे। जुलाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई उठाई है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने 467 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 467 ग्राम चरस की कीमत बाजार में करीब 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं थाना प्रभारी विक्रम जुबसन ने जानकारी दी कि गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जुलाना से अकालगढ़ रोड पर एक व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है, जिस पर तुरंत रेड की गई, जिसके बाद व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से 467 ग्राम चरस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान राजवीर निवासी अकालगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक IPS श्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में नशा के प्रति व अफसरान मल्ला के आदेशानुसार जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे पुलिस जो रैमगश्त पड़ताल पर थी अकालगढ़ रोड पे, जो एक राजवीर सन ऑफ रामधन नाम का व्यक्ति जिसको शक के बिना पर वहाँ तलाशी ली गई, जिससे 466 ग्राम सुल्फा पाया गया, जिसके खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वह अदालत में आज पेश किया जाएगा। पानीपत जिला कोर्ट परिसर में जियो नेटवर्क फेल होने से परेशान वकीलों ने लोक अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी और MD ईशा अंबानी को भी पार्टी बनाया गया है। आपको बता दें, कोर्ट ने मामले में समन जारी करते हुए अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की है। जैसा जी, यहाँ मोस्ट ऑफ एडवोकेट जो है ना जियो नेटवर्क के ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और जो नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेट वगैरह में भी केस सर्च होने में परेशानी आ रही है। किसी क्लाइंट से बात करते हैं, ड्रॉप आउट कॉल हो जाती है, बात नहीं कर पाते, खुले में जाकर करना पड़ता है। अमित राठी वकील साहब ने जो कोर्ट में माननीय अदालत पानीपत में याचिका लगाई है, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। और तो इससे जो कंपनी को नोटिस हो गए वो आएंगे और जो बेहतर सुविधा प्रदान हो सकेगी जियो की। क्या? अनिल रावल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत। हमारे जो चैम्बर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जियो की कंपनी के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसमें बहुत डेफिशिएंसी है और वकीलों को बातचीत करने में बहुत दिक्कत आती है और ना पूरी तरह से बात कर सकते हैं। और अमित राठी जो हमारे साथी हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई है जो जियो कंपनी के खिलाफ, वो बिल्कुल सही तथ्यों के आधार पर लगाई गई है और उसका निवारण होना चाहिए ताकि वकीलों को और क्लाइंटों को कोई समस्या ना हो। फ़ोन करने के लिए बाहर जाना पड़ता है।
बल्कि कई बार तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है, उठ कर बाहर उठ जाते हैं और वहाँ भी फिर फ़ोन पूरी तरह काम नहीं करता और जो हमारी आपस की वार्ता है वो अधूरी रह जाती है और उससे बड़ी हमें दिक्कत होती है। कंपनी से क्या मांग करें सर, क्या किसी प्रकार का टावर यहाँ पर लगना? हाँ, यहाँ पर कंपनी ने टावर लगाए और जो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उनके क्लाइंट हैं जियो कंपनी के और उनकी जो सर्विसेज में है उसमें डेफिशिएंसी है वो उन्होंने पूरी करनी चाहिए ताकि आगे की समस्या ना रहे। क्या नाम? शेर सिंह खरब, एडवोकेट, पूर्व प्रधान, जिला बार एसोसिएशन पानीपत। मनीमाजरा के गोविंदपुर इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया जब गोविंदपुर स्थित एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के समय घर के अंदर मौजूद 3 छोटे बच्चे मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं घायल बच्चों की पहचान राहुल, गौरव और सन्नी के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को मनीमाजरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार 2 बच्चों की हालत स्थिर है जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज भी लगातार जारी है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी विजय सिंह और मनीमाजरा थाना प्रभारी मनिंदर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती को अगवा कर उसका गला घोट कर हत्या करने का जो मामला है वो अब सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले में साइको किलर सिंगराज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सत्येंद्र कुमार और डिप्टी जिला अटार्नी डॉक्टर रेखा JS जांगड़ा के मुताबिक घटना 31 दिसंबर 2022 की है, जब युवती फरीदाबाद की ओल्ड मार्केट में खरीदारी कर अपनी मां के यहां भूपानी गांव जा रही थी। कल श्री पुरुषोत्तम जी की कोर्ट ने एक सीरियल किलर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी है और 2,10,000 का फाइन किया है। इस केस में इस सीरियल किलर ने 31 दिसंबर 2021 को डिसीज्ड को अपने पास बुलाया था और उसकी चुन्नी से इसको स्ट्रेंगुलेशन करके बॉडी को आगरा कैनाल में डंप कर दिया था, जिसकी खबर पुलिस को मिली 5 दिन बाद। उसके बाद बॉडी रिकवर करी और इस कन्विक्ट को वहाँ पे 4 केसेज में अरेस्ट किया इससे कन्फेशन के बाद। जो ये मामला था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड था, तो हमें रिक्वायर्ड था कि हम चेन कंप्लीट करते। तो इसकी लोकेशन, कन्विक्ट की लोकेशन और डिसीज जो थी उनकी लोकेशन इकट्ठी जहाँ पे अपराध हुआ वहीं मिली और उसकी चुन्नी की रिकवरी करवाई और दूसरी जो चेन थी हमने सारी कंप्लीट करी। केस ये 21 साल की लड़की थी जो घर से कपड़े लाने के लिए मार्केट में अपनी मौसी के साथ गई थी। वहाँ से मौसी ने कपड़े दिलवाए, इसको ओल्ड में और ऑटो में बिठाया भूपानी के लिए। वो अपनी नानी के पास रहती थी भूपानी, उसको वहाँ जाना था लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँची। रास्ते में उसकी सिंगराज से बात होती है अपने फ़ोन से, उसके बाद वो मिसिंग हो जाती है। तो मिसिंग कंप्लेंट मौसी करवाती है। कंप्लेंट करवाने के बाद 5 तारीख को उसकी नानी से सिंगराज की बात होती है, तो वो 2-3 बार फ़ोन करती है नानी। उसके बाद उसको शक होता है कुछ, फिर वो किसी की हेल्प लेती है नानी अपने फ़ोन से। जब बात हो रही है सिंगराज से तो उसको रिकॉर्ड करती है। 5 तारीख को बात होती है, जो वो फ़ोन पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, वो एडमिट कर लेता है कि मैंने लड़की को मार के नहर की साइड में फेंक दिया है। उसके बाद नानी वहाँ जाती है पुलिस थाने में, वो किसी पेन ड्राइव में डलवाती है उसको जो भी उसकी बात हुई थी और पुलिस के सामने रखती है और पुलिस को बताती है कि उसने डेड बॉडी को नहर के पास फेंक दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।